आज हम जिस रिपोर्ट और सोर्स मटेरियल की गहराई में उतरने वाले हैं ना, सच बताऊं तो वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। हाल ही में एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड ऑपरेशन का पर्दाफाश हुआ है। सोचिए, शुरुआत होती है बेंगलुरु की सड़कों से और इस स्कैम के तार जुड़ते हैं सीधे यूनाइटेड स्टेट्स से। इस कहानी में क्या नहीं है? डिजिटल धोखाधड़ी, शेल कंपनीज का एक बहुत बड़ा जाल और एक ऐसी मास्टर प्लानिंग जो किसी को भी हैरान करके रख दे। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं, क्योंकि यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बेंगलुरु की एक आम सी बिल्डिंग में बैठे कुछ लोगों ने आधी दुनिया दूर अमेरिका में बैठे भोले भाले टैक्सपेयर्स को अपनी बातों में फंसाकर बेवकूफ बनाया कैसे? उन्होंने एक इतना बड़ा सिस्टम कैसे खड़ा कर दिया जिसने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को इतनी आसानी से क्रॉस कर लिया? यही आज का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे हम अभी स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस रेड की, बेंगलुरु कॉल सेंटर रेड। कर्नाटका स्टेट साइबर कमांड ने एक बहुत ही अग्रेसिव और मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाई। इसमें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और स्पेशल साइबर सेल ने मिलकर बेंगलुरु के अंदर पूरे 4 अलग-अलग लोकेशंस पर एक ही वक्त में छापे मारे। अब आप ही सोचिए, ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई तो थी नहीं। एक साथ 4 जगहों पर रेड करने का सीधा सा मतलब है कि अथॉरिटीज को पहले से पता था कि ये नेटवर्क कितना बड़ा और कितना फैला हुआ है। उन्होंने इन ऑपरेटर्स को संभालने तक का मौका ही नहीं दिया। और इस रेड के दौरान पकड़े गए इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड्स, 2 नाम सामने आए हैं, प्रशांत जो दिल्ली से हैं और आकाश जो उत्तर प्रदेश से हैं। ये दोनों इस पूरे फ्रॉडलेंट नेटवर्क को चला रहे थे। एक इंटरनेशनल लेवल के साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने बेंगलुरु को अपना बेस बनाया। लेकिन यहां पर एक सवाल आता है कि इनका तरीका क्या था? इन्होंने लोगों को टारगेट कैसे किया? और यहीं से शुरू होता है दूसरा फेज, क्विक बुक्स का भेस बदलकर की गई धोखाधड़ी, यानी इम्पर्सनेशन कॉन। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन लोगों ने एक बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड ब्रांड की पहचान चुराई। इन्होंने क्विक बुक्स का नाम इस्तेमाल किया। अगर आप नहीं जानते तो क्विक बुक्स यूएस में एक बहुत ही प्रोमिनेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। वहां लोग इस सॉफ्टवेयर पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और दूसरी तरफ इन स्कैमर्स ने क्या किया? इन्होंने अमेरिकन ऑफिशियल्स जैसे लगने वाले फर्जी नाम रख लिए। सोचिए जरा, एक यूएस सिटीजन को फोन आता है और फोन करने वाला खुद को उनके ही भरोसेमंद सॉफ्टवेयर का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बताता है। यह सीधा लोगों के ट्रस्ट के साथ खेलने वाली बात थी। और एक बार जब ट्रस्ट बन जाता, तब शुरू होता इनका असली खेल। ये विक्टिम्स को नकली टैक्स एडवाइस देते थे, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग और रिन्यूअल के नाम पर उनसे पैसे मांगते थे, नकली लाइसेंस कीज बेचते थे और यहां तक कि फेक टेक्निकल सपोर्ट भी ऑफर करते थे। मतलब सब कुछ एकदम रियल लगता था। ये बहुत ही हाईली टेक्निकल और कन्विंसिंग तरीके थे। इन्हीं फर्जी सेवाओं का झांसा देकर उन्होंने टारगेट्स को कन्विंस किया और उनसे मोटी रकम वसूली। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब कुछ स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा था। दरअसल शिकारों से बात करने के लिए पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। यानी ये लोग फोन पर ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहे थे। ये पूरा धोखा एक प्री कैलकुलेटेड और रिहर्स्ड रूटीन था। उनके पास हर उस सवाल का प्री प्लान जवाब था जो एक विक्टिम पूछ सकता था। एग्जैक्ट प्रोफेशनल टोन। और शायद यही वजह है कि लोग इनकी बातों में इतनी आसानी से फंस जाते थे। आगे बढ़ते हैं तीसरे पहलू पर, शेल कंपनीज का एक बड़ा जाल। चलिए देखते हैं कि ये पूरा नेटवर्क आगे कैसे बढ़ता है। कदम 1, उन भोले लोगों से फर्जी सेवाओं के नाम पर पैसे अपने अकाउंट में मंगवाना। फिर दूसरा कदम, इन पैसों को एक स्पेसिफिक कंपनी में फनल किया जाता था, जिसका नाम इन्होंने रखा था सर्कल स्क्वायर एलएलसी। और आखिरी कदम में इस पैसे को कई अलग अलग शेल कंपनीज के जरिए साइफन किया जाता, यानी निकाल लिया जाता, ताकि इन पैसों की असली शुरुआत को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाए। अब शायद आप सोचे कि आखिर एक शेल कंपनी होती क्या है। शेल कंपनीज का सिंपल सा मतलब है फर्जी कॉर्पोरेट एंटिटीज, जैसे कि इनकी ये सर्कल स्क्वायर एलएलसी। ऐसी कंपनीज का अपना कोई असली बिजनेस नहीं होता। इन्हें इन आरोपियों ने सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया था, यूएस सिटीजन से मिले हुए पैसों को सिस्टम के अंदर घुमाकर गायब कर देना, ताकि कल को अगर पुलिस ट्रैक करने की कोशिश भी करे तो उन्हें सिर्फ एक के बाद एक ऐसी नकली कंपनीज ही मिले और असल इंसान तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाए। और इसी सब के बीच आता है हमारा चौथा हिस्सा, डिजिटल सबूत जब्त करना। तो यहां जो सबसे जरूरी पॉइंट है उस नंबर को याद रखिए, 44 यानी 44। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। पुलिस ने वहां से पूरे 44 सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी एसएसडीज जब्त किए हैं। 44 एसएसडीज का मतलब समझ रहे हैं आप? हजारों लाखों गीगाबाइट्स का डेटा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना है, जिसमें इन विक्टिम्स की डिटेल्स, उनके बैंक ट्रांजैक्शंस, कॉल रिकॉर्डिंग्स और ना जाने इनके आगे के सारे मास्टर प्लान शामिल हैं। ये नंबर्स दिखाते हैं कि ये लोग कितने बड़े लेवल पर अपना ऑपरेशन चला रहे थे।
और बात सिर्फ एसएसडीज पर खत्म नहीं होती। रेड में और भी बहुत सारा हार्डवेयर रिकवर हुआ है। 9 सीपीयूज, 2 लैपटॉप्स और 2 मोबाइल फोन्स। ये सिर्फ प्लास्टिक और मेटल के टुकड़े नहीं हैं। ये इस इंटरनेशनल धोखाधड़ी को अंजाम देने के सबसे मुख्य हथियार थे। इन्हीं सीपीयूज और लैपटॉप्स के जरिए इंटरनेट कॉल्स यानी वीओआईपी कॉल्स की जाती थी, और इन्हीं मोबाइल फोन्स के जरिए ये पूरा स्कैम पर्दे के पीछे से कोऑर्डिनेट होता था। ये डिवाइसेस अब अथॉरिटीज के हाथ लग चुके हैं और इस केस के सबसे मजबूत सबूत हैं। लेकिन सच कहूं तो कहानी यहां खत्म नहीं होती। कॉल सेंटर्स बेशक बंद कर दिए गए हैं, आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी बहुत तेजी से चल रही है। अथॉरिटीज अभी उस मनी ट्रेल की बहुत गहरी जांच कर रही हैं। वो उन सारे बैंक अकाउंट्स को ढूंढ रही हैं जिनका इस्तेमाल इन चुराए हुए पैसों को ट्रांसफर और लिक्विडेट करने के लिए किया गया था। क्योंकि जब तक गया हुआ पैसा रिकवर नहीं हो जाता ना, तब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं होता। और इसी से जन्म लेता है आखिरी और सबसे बड़ा सवाल। हार्डवेयर तो चलो जब्त हो गया, संदिग्ध भी पकड़े गए, लेकिन जो पैसा डिजिटल फंड्स के रूप में लिक्विडेट होकर दुनिया भर में शेल कंपनीज के पेचीदा जाल में गुम हो चुका है, उसे जांचकर्ता अब कैसे ट्रेस और रिकवर करेंगे? साइबर क्राइम्स के बाद पैसा वापस लाना हमेशा से एक बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल इंटरनेशनल चैलेंज रहा है। ये एक ऐसी जांच है जिसके फाइनल नतीजे का पूरी दुनिया को इंतजार रहेगा।